Hello everyone, welcome to the channel. I am Priyanka and in today's video we are going to understand the most practical part of Frederick Taylor's scientific management, that is his techniques. हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो फ्रेडरिक टेलर ने दिए थे वो कौन से थे, तो हमने चारों प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस किया है। अब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए उन्होंने जो टेक्निक्स यूज़ करी थी वो कौन सी थी। ठीक है, These techniques were developed by Taylor to implement his principles in real factory and workplace settings. We will understand each technique with simple examples. So now let's start with the first technique, that is time study. Time study means analyzing the time taken to perform each task to determine the standard time required for doing it efficiently. It helps in setting performance standards, deciding how many units a worker should ideally produce in a given time. तो टाइम स्टडी का मतलब क्या है कि इसमें हम लोग ये पता लगाते हैं कि कोई भी काम करने को एक हमें कोई भी अगर हम लोग टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें मिनिमम या एक स्टैंडर्ड टाइम कितना लगता है, कितना लगना चाहिए। ठीक है, इससे हम परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि एक वर्कर 1 घंटे में कितने पार्ट्स बना रहा है ना। तो टाइम स्टडी में हम लोग स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ अ ट्रेन्ड वर्कर टेक्स 20 मिनट्स टू असेंबल अ फ़ैन देन 3 फैन्स पर आवर कैन बी सेट एज द स्टैंडर्ड। बिल्कुल, अगर कोई ट्रेन वर्कर है वो 20 मिनट में एक फ़ैन की असेंबली कर रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या इसमें स्टैंडर्ड हम लोग एक सेट कर सकते हैं कि अगर 20 मिनट में एक फ़ैन हो रहा है तो 1 घंटे में उसको कम से कम 3 पंखे ज़रूर असेंबल कर देने हैं। तो ये हम लोगों ने उसका एक स्टैंडर्ड बना दिया। इससे क्या बेनिफिट होता है? बेनिफिट्स में है दिस हेल्प्स इन सेटिंग टारगेट्स। बिल्कुल, इससे एक टारगेट्स हम लोग सेट कर सकते हैं, है ना। इट रिड्यूसेस आइडल टाइम, इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी तो इम्प्रूव होती ही है। सेटिंग टारगेट एक सेट हो जाता है तो हमें पता है कि हमने 1 घंटे में इतना काम करके देना ही है ना। और इससे क्या होता है कि जो आप फालतू काम लगाते हैं ना, फालतू जो टाइम वेस्ट करते हैं ना, वो भी कम हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि 1 घंटे में मुझे इतना करना ही है बाय हुक और क्रुक, तो उससे हम लोग टाइम पास भी कम करेंगे, राइट। सो फर्स्ट उनका था टाइम स्टडी टेक्निक। देन सेकेंड वॉज मोशन स्टडी. Motion study means observing and analyzing each movement involved in a job to identify and eliminate unnecessary or wasteful motions. Only the most efficient motions are retained to save time and energy. देखो, मोशन स्टडी में हम देखते हैं कि कोई भी काम करने के दौरान वर्कर कौन कौन सी मूवमेंट्स कर रहा है, ठीक है, और कौन सी मूवमेंट्स फालतू या टाइम वेस्ट है। ठीक है, फिर हम सिर्फ वही मूवमेंट्स को इंक्लूड करेंगे जो यूज़फुल मूवमेंट्स हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका जो एक्स्ट्रा टाइम है, एक्स्ट्रा एनर्जी है, वो हम लोग एलिमिनेट कर रहे हैं, है ना। अननेसेसरी स्टेप्स जो हैं आपके प्रोसेस में, वो सारी चीज़ें हम एलिमिनेट करके जो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है बस उन्हीं को कंसिडर कर रहे हैं और उसके हिसाब से ही हम अपना टास्क कंप्लीट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन अ पैकेजिंग यूनिट, if a worker bends again and again to get boxes from the floor, it wastes time. Keeping the boxes at table height saves effort and time. बिल्कुल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर कोई पैकिंग यूनिट है, ठीक है, वहाँ पर बॉक्स पैकिंग का काम होता है, तो अगर एक वर्कर कुछ पैक कर रहा है तो उसको बॉक्स को उठाने के लिए बार बार झुक के फ्लोर से वो बॉक्स लेना पड़ रहा है। इससे क्या हो रहा है, वो जितनी बार झुक रहा है उतनी बार उसका टाइम जो है कंज्यूम हो रहा है और वो वेस्ट ऑफ टाइम ही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सजेशंस हम लोग दे सकते हैं कि अगर आप वो बॉक्सेस को थोड़ी सी टेबल के हाइट पे अगर आप रख दें, है ना, तो उससे क्या होगा कि उससे उसकी एफ़र्ट भी कम लगेगी, उसको झुकना कम पड़ेगा, उसका टाइम भी कम लगेगा और एफिशिएंसी भी हमें बढ़ती हुई दिखेगी, है ना। तो मोशन स्टडी में उन्होंने इसकी बात करी थी। बेनिफिट्स क्या है? रिड्यूसेस फटीग, बिल्कुल आप थकावट नहीं ज़्यादा महसूस करेंगे, टाइम सेव होगा और वर्क फ्लो भी आपका इम्प्रूव होगा। ठीक है, नाउ थर्ड इज स्टैंडर्डाइजेशन. Standardization means fixing uniform standards for materials, tools, equipment, work methods, and even working conditions.
This ensures that there is a consistency in work quality and efficiency. देखो, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है कि हर चीज़ को, हर काम को हमें एक स्टैंडर्ड से करना है। उनका एक स्टैंडर्ड हम लोग पहले तो डिसाइड कर लेते हैं कि ये इसका स्टैंडर्ड है। जैसे कि कोई भी टूल्स हो गई, मशीन्स, रॉ मटेरियल्स, वर्किंग प्रोसेस या कुछ भी है, वर्किंग आवर्स है, वो हमको पता है कि हमने 8 घंटा हमारा स्टैंडर्ड टाइम है, हमने इतने काम में इतना काम कर कर अपने बॉस को या अपने जो भी सीनियर्स हैं उनको हमने सबमिट करना है। तो हमें एक टाइम स्पैन पता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि इतने स्टैंडर्ड टाइम, हमें एक स्टैंडर्डाइजेशन, सबके लिए एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, ठीक है, जिससे हम जो काम को है वो इजीली और फास्ट कर पाएँ। ऑल वर्कर्स यूज़ द सेम साइज स्पैनर टू टाइटन बोल्ट्स रेदर देन यूजिंग डिफरेंट टूल्स। हाँ, यहाँ पर एग्जाम्पल में हमें क्या बोला है कि सारे वर्कर जो हैं वो एक ही साइज़ का स्पैनर यूज़ कर रहे हैं अपने बोल्ट्स को टाइट करने के लिए। अलग अलग टूल्स की ज़रूरत नहीं है, तो वो अलग अलग टूल्स वहाँ से हटा ही दो, एक स्टैंडर्ड टूल रख दो कि इसी से आप ये वाला काम कर सकते हो, तो वो एक ईजी भी हो जाएगा, है ना। ज़्यादा चीज़ें आपको अपने साथ लेके भी नहीं घूमना है और ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है ना। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, इट इंश्योर्स यूनिफॉर्म क्वालिटी, बिल्कुल सबकी क्वालिटी भी सेम रहेगी, है ना। अगर स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया है तो सबकी क्वालिटी सेम रहेगी, कन्फ्यूजन नहीं होगा और ट्रेनिंग को भी ईजियर बना देगा ये। अगर आपको किसी को ट्रेन करना है तो उसके उस टाइम पे यू डोंट नीड टू मेक हिम अंडरस्टैंड एवरीथिंग और एक्सप्लेन हिम एवरीथिंग। यू जस्ट नीड टू लाइक एक्सप्लेन द मेन टूल्स और मेन मेथड्स दैट ही और शी नीड्स टू परफॉर्म, है ना। तो इससे ट्रेनिंग भी ईजी हो जाती है। नेक्स्ट इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। Under this system, Taylor introduces two wage rates: higher wage for those who meet or exceed the target, and lower wage for those who fail to meet the target. This encourages workers to work hard and achieve more. डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में क्या बोला है टेलर ने कि हमें ऐसे काम करना है, जैसे कि अगर आपने ज़्यादा काम किया आज के दिन पे, अगर आपका जो टारगेट है, अगर आपने 10 बॉक्सेस आज पैक करने हैं लेकिन आपने उसकी जगह पे आज 15 किए हैं, तो आपको उस जो आपने 5 एक्स्ट्रा किए हैं ना, उसका आपको एक एक्स्ट्रा वेज दिया जाएगा, आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, है ना, क्योंकि आपने ओवर एक्सीड कर लिया अपने टारगेट को। देन लोअर वेज फॉर दोज हु फेल टू मीट द टारगेट, और उनको कम पैसे दिए जाएंगे जिन्होंने अपना टारगेट भी कंप्लीट नहीं किया है। तो इससे क्या होगा कि पहले तो वर्कर को एक एंकरेजमेंट मिलेगी कि जितना उनको टारगेट मिला है उतना वो कंप्लीट कर ही ले अपना काम, और दूसरा उस काम से वो थोड़ा सा ज़्यादा काम करें ताकि उनको एक्स्ट्रा भी इनकम मिले, है ना। तो ये एक दो तरह के वेज रेट सिस्टम हैं जो टेलर ने दिए थे। Example, if the standard output is 50 units per day, a worker who makes 55 units gets 6 rupees per unit, but one who makes only 40 units gets 4 rupees per unit. देखो, जिस वर्कर ने 55 यूनिट्स बना लिए, टारगेट 50 का ही है लेकिन उन्होंने बनाए 55 हैं, तो उनको एक यूनिट का 6 रुपये मिलेगा। लेकिन अगर टारगेट 50 का है और उन्होंने बनाए सिर्फ 40 है, सिर्फ 40 बना पाए हैं, तो उनको एक यूनिट का सिर्फ 4 रुपये ही मिलेगा। तो लाइक दिस, है ना। इसके बेनिफिट क्या होगा, इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, बिल्कुल लेजीनेस कम होगी। भाई एक्टिव रहेगा ना बंदा, फटाफट करेगा कि मेरे को ज़्यादा पैसे मिलेंगे, मैं फटाफट ज़्यादा काम करता हूँ। एंकरेजेस कंपटीशन, और कंपटीशन भी रहेगा आपस में, है ना। नाउ द नेक्स्ट इज फंक्शनल फोरमैनशिप। टेलर सजेस्टेड dividing the supervisory work among 8 specialized foremen, 4 for planning and 4 for execution. Each foreman had specific responsibility so that no one person is overburdened. टेलर ने क्या बोला कि आप सुपरविज़न का काम जो है वो 8 अलग अलग सुपरवाइज़र्स में बांट दो, ठीक है। 4 लोग प्लानिंग के लिए लगा दो और 4 लोग आप एग्जीक्यूशन के लिए लगा दो, ठीक है। हर फोरमैन का एक अपना अलग अलग काम होगा। इससे क्या होगा कि उनकी स्पेशलाइजेशन बढ़ती जाएगी उस काम में, और काम भी इफ़िशिएंटली होगा, इफ़िशिएंसी काम की बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल, रूट क्लर्क डिसाइड्स सीक्वेंस ऑफ वर्क, इंस्पेक्टर चेक्स क्वालिटी, स्पीड बॉस इंश्योर्स टाइमली वर्क, गैंग बॉस मेंटेन्स डिसिप्लिन।
ये अलग अलग सुपरवाइज़र्स हैं जिनको हमने अलग अलग नाम दे दिए हैं और उनका काम भी अलग अलग है, ठीक है। तो वो अपने काम में स्पेशलाइज्ड हैं। जैसे जो रूट क्लर्क है वो क्या देखेगा कि आपके जो काम करने का सीक्वेंस है ना वो क्या होना चाहिए, वो डिसाइड करने का काम रूट क्लर्क का है। इंस्पेक्टर चेक करेगा आपकी क्वालिटी। स्पीड बॉस का काम रहेगा कि काम टाइमली हो, है ना। और गैंग बॉस देखेगा कि काम करने के दौरान एक डिसिप्लिन मेंटेन रहे, राइट। इसका फ़ायदा क्या है? स्पेशलाइजेशन इन सुपरविज़न। बिल्कुल, इससे जिस भी सुपरविज़न या जिस भी काम का सुपरविज़न आप कर रहे हो इसमें आपको एक स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा। क्वालिटी और इम्प्रूव्स क्वालिटी एंड कंट्रोल। बिल्कुल, एक कंट्रोल आपका रहेगा उस चीज़ पर और आप क्वालिटी भी अच्छी से अच्छी दे पाएंगे। रिड्यूसेस वर्कलोड ऑन वन पर्सन। एक ही पर्सन पे सारे काम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पहले थी, जो वर्कलोड था, वो कम हो जाएगा, है ना। Now next is scientific selection and training of workers. Taylor believed that workers should not be chosen randomly. They must be selected scientifically on the basis of their ability and then trained systematically. तो टेलर क्या कहते हैं कि वर्कर्स को हमें रैंडमली सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें उनकी स्किल्स और कैपेबिलिटी के हिसाब से साइंटिफिकली चूज़ करना चाहिए और फिर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए। For example, choosing a worker with good hand-eye coordination for machine work and training him to handle complex tools. एक ऐसा वर्कर चूज़ करना जिसका हाथ और आँखों का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो, है ना। इससे क्या फ़ायदा होगा कि वो मशीन वर्क बहुत अच्छे से कर पाएगा और साथ ही में हमें उसे ट्रेनिंग देनी चाहिए कि वो अगर कुछ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाती है या कहीं कॉम्प्लेक्स टूल्स का यूज़ करना पड़ता है तो वहाँ पर उसे कैसे उस काम को करना है, तो उसकी हमें उसे ट्रेनिंग भी देनी है ना। इसका क्या बेनिफिट है? इससे आपकी बेटर परफॉर्मेंस, बिल्कुल आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। बिल्कुल, जिसको जो स्किल आती होगी उसको वही काम दिया जाएगा। तो राइट पर्सन फॉर राइट जॉब रिड्यूसेस एरर्स। इससे आपके काम में गलती होने की भी गुंजाइश थोड़ी सी कम हो जाती है, थोड़ी नहीं बहुत कम हो जाती है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज कॉस्ट कंट्रोल. Taylor also focused on reducing unnecessary expenses through proper planning, efficient work एंड यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। तो यहाँ पर टेलर किस पे फोकस कर रहे हैं कि जो भी अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या प्लानिंग करनी चाहिए, है ना। हमें अपने वर्क को कैसे इफ़िशिएंटली करना चाहिए, कौन से साइंटिफिक मेथड्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं जिससे ये सारी जो भी अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं वो हम लोग कम कर पाएँ, जिससे हमारा कॉस्ट भी कैसा रहे, कंट्रोल रहे। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, यूजिंग मशीन्स टू रिड्यूस मैनुअल लेबर सेविंग मैन पावर कॉस्ट। बिल्कुल, अगर कोई काम जो है जो मैनुअली पहले हम लोग करवा रहे थे किसी लाइक पर्सन से, लेबर से, उसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, हम उसकी जगह पर लेके आ जाते हैं मशीन, है ना। तो मशीन तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार आप ले आए तो उसको बार बार आपको हर महीने सैलरी तो नहीं देनी है ना। जो भी उसका रूटीन क्या बोलते हैं सर्विसिंग वगैरह करवाओगे बस उसी का आपको ध्यान रखना है। बल्कि अगर आप कोई पर्सन रख रहे हो उसकी जगह तो आपको उसको पैसा देना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी, लंबे टाइम तक वो आपके साथ रहेगा तो आपको उसको उसकी सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि इससे हम लोग क्या करेंगे, मैन पावर कॉस्ट भी सेव कर लेंगे, राइट। और मशीन से हम लोग और इफ़िशिएंटली और ज़्यादा काम ले सकते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या है? प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा, बिल्कुल, अवॉइड वेस्टेज कम होगा और इंश्योर्स कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। बिल्कुल, तो अगर हम लोग बाकी चीज़ों में हम लोग कॉस्ट कंट्रोल कर रहे हैं अपनी कंपनी में तो अल्टीमेटली हमारे प्रोडक्ट के पीछे भी हम लोग थोड़ा सा डिस्काउंट दे के या कम पैसा लगा के, अगर सिमिलर कुछ प्रोडक्ट बाहर किसी मार्केट में कोई सेल कर रहा है और हमारा प्रोडक्ट उतना ही अच्छा है लेकिन थोड़े कम प्राइस में है, तो एक हम लोग कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग इंश्योर कर सकते हैं जिससे हमारी कंपनी को प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं दैट दीज वर द techniques given by Taylor to make management more scientific and efficient. These techniques are not only useful in factories but also in modern workplaces where productivity and discipline are important.
बिल्कुल, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट जो टेलर ने दी थी ना, ये टेक्निक्स बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर, ठीक है? ये पहले तो यूज़ करते ही थे पुराने टाइम्स में, लेकिन आजकल भी मॉडर्न वर्क प्लेसेस पर भी हम लोग ये टेक्निक्स सारी यूज़ कर रहे हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी और डिसिप्लिन हमारा बढ़ रहा है और हमें फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है? So yes, this was all about this techniques of Frederick Taylor that he gave to like apply all the principles that he had given for scientific management. So now we are wrapping up this topic here. If you guys have any questions or queries, you can definitely comment down below your questions and I will try to resolve your queries. And now I will be seeing you in my next video with a new topic. Till then, all the very best for your examinations and take care.